Today we'll be doing economic applications of simple derivatives. Simple derivatives की economic application आज हम करने जा रहे हैं और आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि जो simple derivatives हैं उनकी application बहुत ही आसान है. This application of simple derivative is very very easy. How we'll do it? I'll try to explain in this video. Okay, so first of all, you should know the basic derivatives, and first part is the price elasticity of demand. Price elasticity of demand. First application of simple derivative is price elasticity of demand. I'll make a proper heading and then underline the heading. You should know the micro concepts or microeconomics concepts of elasticity of demand. Only then you will be able to solve. आप तभी समझ पाएंगे कि ये होता क्या है. For example, price elasticity is minus change in Q by change in P multiply by P by Q. ये पुराना formula है. This is old formula. Old means this is microeconomics formula, but in derivative we'll write it as minus derivative of Q with respect to P multiply by P by Q. Multiply by P by Q. So change in Q by change in P is nothing but derivative of Q with respect to P. I'll give an example of this formula. It is very very easy. Okay, बहुत आसान है ये. Next, I'll write a question. A demand function is given as Q is equals to 50 minus 5P. 50 minus 5P means quantity is equals to 50 minus 5 price. Find price elasticity of demand. Price elasticity of demand at P is equals to 5. आपको प्राइस दिया है 5 और क्वांटिटी की इक्वेशन दी है 50 माइनस 5Q. आपको इलास्टिसिटी निकालनी है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप निकालेंगे डेरिवेटिव. ठीक है, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? Q का विद रिस्पेक्ट टू P. तो हमें जो Q है वो दिया हुआ है 50 माइनस 5P. ठीक है, तो हम निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P. 50 का तो 0 हो गया, कॉन्स्टेंट है. माइनस 5P का माइनस 5 रह गया क्योंकि पावर P की 1 है. तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 विल बी 1. उसके बाद हम क्या करेंगे? पुट P is equals to 5 in the given equation. जो भी हमें given equation है, जो क्वांटिटी वाली इक्वेशन है, Q is equals to 50 minus 5P. लेट इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं और इसको लिख देते हैं इन गिवन इक्वेशन 1. तो P की वैल्यू अगर इसमें 5 डालते हैं तो ये हो गया 5. तो 5 5 से 25 और 50 माइनस 25 इज 25. तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 25. अब इन सारी चीज़ों को फॉर्मूले में पुट कर दो. नाउ प्राइस इलास्टिसिटीज फॉर्मूला लिखो, dQ बाय dP मल्टीप्लाई बाय P बाय Q. तो ये क्या निकला? माइनस आगे आ जाएगा. ठीक है, dQ बाय dP कितना है? -5 मल्टीप्लाई बाय P कितना गिवन है? 5 डिवाइडेड बाय Q की वैल्यू कितनी आई? 25. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 और माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये दोनों कट के 1 आ जाएगा. तो इलास्टिसिटी क्या है? 1 मीन्स यूनिटरी इलास्टिक. सो इट इज़ वेरी इजी. थोड़ा प्रैक्टिस करके आपको आ जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने के लिए भी आपका सेम ही फॉर्मूला होता है. तो बस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या होता है? माइनस नहीं होता. तो प्राइस इलास्टिसिटी हमें बताती है कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में क्या फ़र्क पड़ेगा. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की हेडिंग बना लेता हूँ एंड आई विल अंडरलाइन इट. सो फॉर्मूला इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाईज डेरिवेटिव ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इनटू प्राइस बाय Q. Here P is the price and Q is the quantity. Now I'll take an example. So मैंने ये लिखा है कि मैंने यहाँ पॉजिटिव इसलिए लिखा है बिकॉज देर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में देर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बट नॉट इन केस ऑफ डिमांड. दैट इज़ वाई उस इक्वेशन में मैंने आगे ब्रैकेट में माइनस लिखा हुआ था. नाउ आई विल टेक एन एग्जाम्पल.
I'll take an example. For find elasticity of supply, comma, given that x is equals to, x is supply function, q की जगह x भी हो सकता है, 5 प्लस 2p² एंड p इज इक्वल्स टू 2. p की वैल्यू 2 गिवन है. तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे. डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? x की इक्वेशन का. तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू p, तो ये आ गया 5 तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, 2p² का हो गया 4p. ठीक है, और p की वैल्यू कितनी है? 2, तो 4 इंटू 2, क्योंकि p की वैल्यू यहाँ से डाल ली हमने, 4 इंटू 2 दैट इज़ 8. अब हम इसमें क्या करेंगे? अब यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया. अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन के अंदर वो वैल्यू डाल देंगे. पुट p इज इक्वल्स टू 2 इन गिवन इक्वेशन. p इज इक्वल्स टू 2 इन गिवन इक्वेशन, या इन सप्लाई फंक्शन, कुछ भी लिख सकते हो. इसकी वैल्यू डाल ली हमने. तो वो जो x वाली इक्वेशन है, जो x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2p² है, यहाँ p की वैल्यू डाल लेंगे 2 और इसका स्क्वायर कर देंगे. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे आगे 13 आ जाएगा. नाउ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू p मल्टीप्लाई बाय p बाय x. तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू p आया था 8 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे डालना है 8 मल्टीप्लाई बाय प्राइस इज 2 एंड x इज 13. तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 16/13. क्लियर है? तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, बहुत आसान है. इलास्टिसिटी, प्राइस भी और मतलब सप्लाई भी और क्या कहते हैं, डिमांड भी निकालनी. थर्ड टॉपिक इज़ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली हमें बताता है कि इनकम के चेंज होने से डिमांड में क्या फ़र्क पड़ता है. वो भी हम डेरिवेटिव के थ्रू निकाल सकते हैं. तो मैं इसकी हेडिंग बना के अंडरलाइन कर देता हूँ और फिर फार्मूला लिख लेता हूँ. तो इसको हम बेसिकली EY से डिनोट करते हैं. तो वही फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू इनकम मल्टीप्लाई बाय इनकम बाय x. तो ये सिंपल सा फार्मूला है इसका. x मतलब जो भी डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और y मतलब इनकम. अब इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड इनकम इलास्टिसिटी given that demand function is x is equals to 40 plus 0.8 y full stop and y is equals to 100. वही सेम तरीका. now we will find out the derivative of demand function. डिमांड फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y. 40 का डेरिवेटिव 0.8 y का 0.8, बस इतना आसान है. नाउ पुट y इज इक्वल्स टू 100 इन द गिवन इक्वेशन और द गिवन फंक्शन, आप लिख सकते हो इन गिवन फंक्शन या गिवन इक्वेशन. तो ये हमें क्या मिला? हमें मिला x इज इक्वल्स टू, वी गेट x इज इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8 y की जगह पे क्या डालेंगे? 100. तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे यहाँ क्या आ जाता है? आंसर 120. तो नाउ अब ये पूरी इक्वेशन में डाल दो. डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y मल्टीप्लाई बाय y डिवाइडेड बाय x. तो डेरिवेटिव कितना आया था? 0.8 मल्टीप्लाई बाय y इनकम कितनी है? 100 और x की वैल्यू कितनी आई? डिवाइडेड बाय 120. तो सारी वैल्यूज़ हमने इसमें डाल देनी है, डिवाइडेड बाय 120. तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है 0.66. 0.6 भी लिख सकते हो, 66 है वैसे, तो 0.6. तो अब अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आंसर हमारा क्या आ रहा है? 1 से कम आ रहा है. तो जब भी आंसर 1 से कम आता है या इसकी क्या इंटरप्रिटेशन होती है वो मैं आपको अभी लिख के बता देता हूँ. इंटरप्रिटेशन ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े. नंबर 1, अगर इनकम इलास्टिसिटी आपकी ग्रेटर देन 1 आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो भी आप, मतलब 3 आ सकती हैं, ग्रेटर देन 1 या फिर इक्वल टू 1 या फिर लेस देन 1, 3 आ सकती है. ठीक है, 3 टाइप की इनकम इलास्टिसिटी हो सकती है. पहली होगी ग्रेटर देन 1. ठीक है, ये फिर उसके बाद आ जाती है लेस देन 0 और इन बिटवीन, मतलब 0 to 1 ये आ सकती है. तो आपने क्या करना है? 1 से ज़्यादा आना इसमें काफ़ी मुश्किल हो जाता है.
तो अगर ये 3 सिचुएशंस हैं तो क्या होगा? सबसे पहला, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो जो भी आप गुड खा रहे हैं वो लग्जरी गुड होगा। तो उन गुड्स की डिमांड ग्रेटर इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है जो लग्जरीज होते हैं। और नेसेसिटीज़ के केस में ये क्या होती है? लेस देन 0, मतलब 0 से कम होती है। और 0 to 1 के बीच में आ रहा है अगर, तो गुड्स क्या होंगे? इन्फीरियर। वो मैंने उल्टा करके लिख दिया, उल्ट पुल्ट हो गया। तो नेसेसिटीज़ होंगी 0 to 1 के बीच में। स्पीड में इसको उधर लिख दिया और उसको उधर लिख दिया। तो 0 to 1 के बीच में आंसर आ रहा है तो क्या होगा? नेसेसिटीज़ रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। और अगर ये लेस देन 0 आ रहा है मतलब नेगेटिव आंसर आ रहा है तो इन्फीरियर गुड्स। वेरी इजी। 1 से ज़्यादा लग्जरी, 0 और 1 के बीच में नेसेसिटी, और अगर 0 से भी नीचे आ रहा है आंसर मीन्स नेगेटिव में आ रहा है तो फिर क्या होगा? इन्फीरियर गुड्स। तो नेक्स्ट हम शिफ्ट होते हैं रेवेन्यू के न्यूमेरिकल्स पे। तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ रेवेन्यू में हम AR, TR एंड MR ये तीनों के तीनों निकालने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंपल डेरिवेटिव्स, और इनके सिंपल क्वेश्चन होंगे। अब इसके लिए आपको पुराने रेवेन्यू के कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सो यू नो दैट टोटल रेवेन्यू इज एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। You know that average revenue is total revenue divided by quantity, and marginal revenue is change in total revenue as a result of change in quantity। ये फॉर्मूले तो सारे के सारे पुराने हैं जो +1 +2 में होते हैं। तो इसमें टोटल रेवेन्यू को R से डिनोट करते हैं विच इज़ प्राइस इंटू क्वान्टिटी। वाई? प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड AR। एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही बात होती है। तो AR इज कॉल्ड AR को हम ये भी कह सकते हैं TR/Q है। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल p लिखना चाहिए था। स्मॉल p इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो ये आप थोड़ा रेक्टिफाई कर देना, स्पीड में गलती हो जाती है कभी कभी। तो एवरेज रेवेन्यू को मैं मिटा के लिख देता हूँ P इज़ एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू और R डिवाइडेड बाय Q। तो R की जगह PQ डाला, QQ कट गया तो ये AR P आ गया। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, ठीक है, स्मॉल क्यू भी हो सकता है, कैपिटल क्यू भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये डेरिवेटिव्स में हम उल्ट पुल्ट करके निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, गिवन दैट P इज इक्वल्स टू 100 - 5Q। P इज द प्राइस मतलब एवरेज रेवेन्यू, 100 - 5Q। फाइंड MR, हमने MR निकालना है मतलब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है फॉर एनी आउटपुट। नंबर 2, व्हाट इज MR या फाइंड MR व्हेन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्राइस या AR गिवन है, AR से हम निकालेंगे TR, और TR का जो चेंज होता है, जो डेरिवेटिव होता है, वही होता है MR। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे AR टोटल रेवेन्यू पे। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो मैं टोटल रेवेन्यू के फॉर्मूले में प्राइस की जगह ये पूरी इक्वेशन लिख देता हूँ, 100 - 5Q, और क्वांटिटी की जगह क्वांटिटी लिख देता हूँ। ब्रैकेट खोलूँगा तो ये आ जाएगा 100Q - 5Q स्क्वायर। दिस इज आर टोटल रेवेन्यू। ये हमारा टोटल रेवेन्यू निकल गया। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का निकाले तो 100Q का 100 आ गया, -5Q स्क्वायर का 10Q आ गया। तो बहुत आसान है मार्जिनल रेवेन्यू निकालना। तो फर्स्ट का तो सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जब क्वांटिटी 0 है तब निकालो। ठीक है, तो जब क्वांटिटी 0 है तब निकालेंगे तो हम इसी इक्वेशन में, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आई है इसमें क्या करेंगे, क्वांटिटी की जगह 0 डाल देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में लिख देता हूँ, फाइंड MR व्हेन क्वांटिटी इज़ 0। अगर क्वांटिटी 0 है तो उस केस में क्या होगा, कोई अलग भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर आपको गिवन हो सकता है। तो आप उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आप वही मार्जिनल रेवेन्यू जो आपने निकाला है 100 - 10Q, Q की जगह 0 पुट कर देंगे तो आंसर आपका 100 आ जाएगा। तो इससे हमें पता लग जाता है कि क्या है। तो बेसिकली इस शेप ऑफ क्वेश्चन में हम क्या करना चाहते थे कि अगर हमें प्राइस या एवरेज रेवेन्यू पता है तो हम एवरेज रेवेन्यू से टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं, टोटल रेवेन्यू के थ्रू फिर हम मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकते हैं उसका डेरिवेटिव निकाल के। तो ये रेवेन्यू के एक आधा एग्जांपल था। अगर आपको और एग्जांपल चाहिए तो आपको लिखे हुए नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम करेंगे कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स। कॉस्ट फंक्शन। ये तो आपको पता है कि कॉस्ट जो है
वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। कॉस्ट के अंदर भी 3 चीज़ें आ जाती हैं डिफरेंट, जैसे टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कॉस्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, कॉस्ट क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, वेयर सी इज़ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो टी सी है उसको हमने सी की फॉर्म में लिया हुआ है। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। और ये भी कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तो ये जो है कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं। अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। एग्जाम्पल में सपोज हमें क्या है, गिवन दैट टोटल कॉस्ट फंक्शन कैपिटल सी इज इक्वल्स टू 60 माइनस 12Q प्लस 2Q स्क्वायर। हमें पूछा गया फाइंड ए सी एंड एम सी। ए सी और एम सी निकालो, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट निकालो। तो सबसे पहले हमें टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है? 60 माइनस 12Q प्लस 2Q स्क्वायर। तो एवरेज कॉस्ट क्या हुआ? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन 60 माइनस 12Q प्लस 2Q स्क्वायर, इसको Q से डिवाइड कर दो। जब हम इसको Q से डिवाइड करते हैं अलग अलग नंबर को, वो आ गया 60 बाई Q, माइनस 12Q का Q उड़ गया, प्लस 2Q स्क्वायर का स्क्वायर उड़ गया। ठीक है, तो ये होगी एवरेज कॉस्ट। अगर हमें दिया होता कि क्वांटिटी इतनी पुट करो तो एवरेज कॉस्ट कितनी है, तो इस इक्वेशन में डाल लेते। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तो मैं लिख लूँगा डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन है 60 माइनस 12Q प्लस 2Q स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 60 का तो 0 आ गया, माइनस 12Q का माइनस 12 और 2Q स्क्वायर का 4Q। इसमें क्या होगा? अगर आपको कल को पूछ सकते हैं कि भाई इसके वो बताओ क्या कहते हैं, क्वांटिटी इतनी है तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी निकली, तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट करके निकाली जा सकती हैं ये। तो अब हम आ गए हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, जो कि मैक्रो लेवल का टॉपिक है, जो कि हम डेरिवेटिव के थ्रू निकाल सकते हैं। और वेरी इजी टॉपिक ये जो है उससे डील करता है, क्या कहते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव से डील करता है। तो बेसिकली मैं हेडिंग बनाता हूँ कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शंस। दोबारा से लिख लेता हूँ, कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शंस के न्यूमेरिकल्स। तो इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए, जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो आपको आने चाहिए। वो मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा याद आ जाए, पुरानी क्लासों में आपने किए होंगे। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? कंजम्पशन ओवर इनकम। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अगर इसका निकालें तो डेरिवेटिव ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू इनकम। सिमिलरली एपीएस क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज सेविंग ओवर इनकम। और वैसे ही एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम, या फिर डेरिवेटिव ऑफ सेविंग विद रिस्पेक्ट टू इनकम। इसमें 2-4 फॉर्मूले और ऐड कर देता हूँ ताकि आपको फर्दर प्रॉब्लम ना हो। हमें पता है कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होती है, ठीक है, और कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम माइनस सेविंग हो सकती है, और सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन भी हो सकता है। इस फॉर्मूले को ऊपर नीचे करके ऐड किया जा सकता है। और मल्टीप्लायर 1/1 माइनस एमपीसी भी हो सकता है, और 1/MPS भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एमपीसी और एमपीएस 1 होते हैं ना। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एमपीएस इज इक्वल्स टू, ओहो मैंने एपीसी एपीएस भी लिख दिया, चलो लिख देते हैं एपीसी प्लस एपीएस भी 1 होता है। ये प्रूफ आपने किया होगा पुरानी क्लासों में। अब मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। फॉर एग्जाम्पल लिख लेता हूँ कि कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 80 प्लस 0.6 वाई मीन्स इनकम। तो हमें निकालना क्या है? अब आपको निकालना है एपीसी एमपीसी एपीएस एमपीएस सब कुछ निकालो। तो सबसे पहले एपीसी क्या हुई? एपीसी हुई कंजम्पशन ओवर इनकम, दैट इज 80 प्लस 0.6 वाई डिवाइडेड बाय वाई। अब इसको अगर सॉल्व करें 80 डिवाइडेड बाय वाई, वाई को अकेले अकेले दोनों से डिवाइड कर दो, प्लस 0.6 रह गया क्योंकि वाई वाई कैंसिल हो गया। तो ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। वैसे ही एमपीसी भी निकाल सकते हैं। एमपीसी क्या है? चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम, या डेरिवेटिव ऑफ कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू इनकम। तो डेरिवेटिव ऑफ कंजम्पशन फंक्शन क्या है? पहले हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं पूरा कंजम्पशन फंक्शन 80 प्लस 0.65, और इसका डेरिवेटिव निकालने तो 0.6 रह गया,
क्योंकि y तो सिर्फ उसी के साथ है और 80 तो कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, हमें ये पता है कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस कंजम्पशन। तो सेविंग का जो फॉर्मूला है वो इनकम माइनस कंजम्पशन, कंजम्पशन की जगह पूरा फंक्शन डाल दिया 80 प्लस 0.6y। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, y माइनस 80 माइनस माइनस आना है यहाँ पे, माइनस लिख देते हैं, माइनस 0.6y। तो अब हमारे पास है 1y और 0.6y, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 0.4y, ठीक है। और फिर ये हमारा सेविंग फंक्शन बन गया। अब इसके थ्रू हम जो मर्जी निकालें, जैसे फॉर एग्जांपल आपको निकालना है एपीएस। एपीएस का फार्मूला क्या है, एस ओवर वाई, दैट इज इक्वल्स टू एस क्या है, पूरा का पूरा ये फंक्शन माइनस 80 प्लस 0.4y डिवाइडेड बाय वाई। तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा माइनस 80 डिवाइडेड बाय वाई, और वो 0.4 का y तो उठ जाएगा, तो ये प्लस 0.4 ही रह जाएगा, 0.4, ठीक है। अब वैसे ही एमपीएस निकालेंगे, तो एमपीएस क्या होता है, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, और इन सिंपल वर्ड्स डेरिवेटिव ऑफ सेविंग फंक्शन। ओहो, पार्शियल डेरिवेटिव कहाँ निकला, पार्शियल डेरिवेटिव का भी कंसेप्ट कराऊंगा आगे जाके। तो डेरिवेटिव ऑफ सेविंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इनकम, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं डी बाय सेविंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये हो गया माइनस 80 प्लस 0.4y, तो ये आ गया आपका 0.4। अब आपको कैसे पता आपका आंसर सही है या गलत है, आंसर को सही या गलत को पता लगाने के लिए एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू ऐड करेंगे तो 1 आती है। ये देखो 0.4 प्लस 0.6 इज ऑलवेज 1। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। अब बोनस में एक और चीज़ समझा देता हूँ कि अगर आपको आ जाए मल्टीप्लाई निकालो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1/1 माइनस एमपीसी की वैल्यू डाल दो 0.6, ये आ गया 0.4। तो इस तरीके से हम जो भी आंसर आया, इस तरीके से हम वैल्यूज़ आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो आप शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।